एवरीवन, आज हम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर चर्चा करेंगे। साथ में इन न्यूज़ पे जो क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं वो भी देखेंगे। तो पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है आपकी एयर इंडिया को लेके। एयर इंडिया को वापस से टाटा कंपनी खरीद लिया है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए बोली लगाई गई है और 67 उसके बाद वापस से एयर इंडिया टाटा समूह के पास आ गई है। ये जो लाई गई कंपनी इस बार ये मैसेज टालसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बोली लाई थी टाटा की तरफ से और 18 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपए लगभग शायद आपको कर्ज लिया जाएगा बैंक से और बाकी कैश दिया जाएगा और ये कंप्लीट डील होगी फाइनली दिसंबर तक। इसके अलावा एयर इंडिया के लगभग जो 12,085 कर्मचारी हैं उनमें से स्थायी जो हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा 1 साल तक के लिए और जो अस्थायी हैं उन्हें कुछ समय के बाद निकाल दिया जाएगा। साथ में यह भी कहा गया है कि एयर इंडिया के लगभग जो बचे हुए कर्मचारी हैं यदि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो इनको वियाज दिया जाएगा। तो यहां से प्राइवेटेशन और प्राइवेटेशन साथ जो नौकरियों को लेकर समस्याएं हैं वो विवाद अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक, तो ये एक न्यूज है। साथ में ये कहा गया कि ये जो कंपनी बनाई गई थी जीआई टाटा बनाई थी 1932 में। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रीलिम्स में फैक्चुअल पूछता है, हालांकि यूपीएससी में फैक्चुअल कम आएगा बट यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनेगा कि प्राइवेटेशन के क्या इंपैक्ट होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज करें, तो ये एक एस्पेक्ट यूपीएससी में सकता है। लेकिन पीएससी में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है कि कब ये बना, स्थापना क्या हुई। टाटा एयरलाइंस कहा जाता था 1946 में इसमें एयर इंडिया के रूप में सूचीबद्ध किया गया, इसको कन्वर्ट किया गया। तो स्टार्टिंग हुई इसकी टाटा एयरलाइंस के रूप में, बाद में फिर ये एयर इंडिया को में आया। 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल यूरोप के लिए इसको उड़ान की छूट मिली, ये डेवलपमेंट रहा इसका। 1953 में आके एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट रहे। इसके अलावा एक कुछ पता चाहिए कि सरकार इस लैंड में अपनी लगभग 100% सराय बेच रही है। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं बचेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेटेशन क्या है या फिर जो बाकी संकल्पना है प्राइवेटेशन के अलावा वो चीजें क्या है ना। एक तो गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइल्यूट कर रही है, एक गवर्नमेंट पूरी तरह से चीजों को बेच रही है। तो वो दोनों में अंतर क्या है मैंने आपको हिंट दी है क्योंकि ये मैं अगले डिस्कशन बताने वाला हूं कि ये क्या चीजें हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटेशन, इनके बीच में अंतर क्या है, विनिवेशण, आपका प्राइवेटेशन, उनमें अंतर क्या है। ठीक, और इस तरह से रहेगा। अच्छा, एक और चीज की जो कोर संपत्तियां हैं जैसे बिल्डिंग हो गई, जमीन आदि सरकार के पास ही जाएंगी जो एयर इंडिया का विजिट है और ये सारी चीजें गवर्नमेंट रखेगी, बाकी सब चीजें टाटा को दे दी जाएंगी। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुआ यहां पर। इसके अलावा हमको पता है कि कल हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी आरबीआई की और आरबीआई की बैठक में दो मुख्य समस्याएं हमने कल देखी थी। एक तरफ तो देश में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसमें एक बड़ा कारण जो है वो फ्यूल के दामों में वृद्धि है। फ्यूल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसमें एक कारण यह है कि दुनिया भर के अंदर हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के बाद इकोनॉमी रिकवर कर रही है। दूसरा, ठंड का मौसम आ रहा है तो जो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और एनर्जी की डिमांड सप्लाई का जो गैप है उस कारण से भी फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं। एक तो ये डेवलपमेंट हो गया। दूसरा, कोविड-19 के दौरान दुनिया भर की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट गिरी, उसमें हम भी एक थे। तो आरबीआई के सामने दो ही चुनौती है कि वो किसको प्रायोरिटी दे, किसको वरीयता दे। वो महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करे कि इजी जो मनी इजी पॉलिसी होती है जिसमें आसानी से लोगों को पैसा मिले वो कंटिन्यू रखें। तो आरबीआई ने अभी लगातार 8वीं बार अपनी पॉलिसी को वैसे ही रखा है, कोई बड़े बदलाव नहीं किए हैं, रेपो रेट को यथावत रखा है और न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखा ताकि लोगों को इजीली पैसा मिले, मार्केट में पैसा पंप हो और मार्केट से पैसा टेक ऑफ होगा उससे इन्वेस्टमेंट हो और फाइनली हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ साइकिल है वो निकल के आए। तो इस बार भी उन्होंने तवज्जो दी है इस पे। हालांकि आरबीआई ने 2-3 चीजों पर 4 चीजों को मन फोकस किया। उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू में वृद्धि हो रही है क्योंकि इकोनॉमी वापस से हमारी ओपन हो रही है कोविड-19 के बाद। हालांकि तेल जो महंगा है, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये चिंता का विषय है और चिप की कमी, स्पेशली हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है सेमीकंडक्टर जो यूज करती हैं वो हमारे पास काफी कम है। तो चिप की कमी एक बड़ी चुनौती है हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और खाद्यान्न आपूर्ति, फूड सप्लाई पे आरबीआई ने कहा है कि लगभग ठीक है और अभी जो मानसून हुआ है 22 गिरी है तो इससे भी लगा है कि शायद फूड सप्लाई में शॉर्टेज नहीं आएगी। तो ये कुछ बातें उन्होंने यहाँ पे मेन बोली हैं। आगे हम देखते हैं कि अरुणाचल में चीन भारत के सैनिक आमने सामने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका होमवर्क ये है कि आज घर पे एटलस में ये देखिए कि इंडिया चाइना के बॉर्डर को कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं, है ना। मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक। इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल
आसाम। ये मैंने हिंट दिया। अब आपको ये करना है, इनमें से जिनको मैं नाम बोले इनको देखिए, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन कौन है, ठीक। और हमें अच्छे से पता है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर में बेसिकली दो जगह मेन इस डिस्प्यूट है, एक वेस्टर्न फ्रंट पे और एक ईस्टर्न फ्रंट पे। ईस्टर्न फ्रंट में जो समस्या है वो ये है कि चाइना लगातार ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है ये तिब्बत का इलाका है। उसका मानना है कि तिब्बत का सदर्न एक्सटेंशन, तिब्बत का जो साउथ में विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश है, और इस कारण से वो इस इलाके को अपना मानता है। तो ये डिस्प्यूट बाउंड्री का बना हुआ है, हिस्टोरिकल है, काफी लंबे समय चल रहा है और तनाव रहता भी है। तो आमतौर पे हम लोग जो न्यूज़ पे पढ़ते हैं कि अपने वेस्टर्न फ्रंट पे डिस्प्यूट है, बट इस बार ईस्टर्न फ्रंट पे सेनाएं आमने सामने आई, और जो सामने सामने आई तो आपको पता चाहिए कौन कौन इलाके में है। तो ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख, उत्तराखंड और अब अरुणाचल प्रदेश पे भी चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश करने की कोशिश करी। तो ये इंपोर्टेंट न्यूज है। जगह का नाम है तवांग, याद रखिएगा, तवांग, वहां मठ भी है, तवांग मॉनेस्ट्री, और तवांग सेक्टर के यांगसे इलाके में ये घुसपैठ हुई है। और ये घुसपैठ होने के पीछे जो मेन कारण है कि सीमाएं जो हमारी अस्पष्ट हैं, अभी सीमाओं का निर्धारण नहीं हो पाया है। तो ये तैयार कर दिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन में है। दूसरा, इस बार जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है शांति के लिए, वो दिया गया है दो पत्रकारों को, और बड़ा हिस्टोरिक है। बहुत सालों बाद हम देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट के लिए पीस का अवार्ड दिया रहा है। नोबेल कमेटी ने यह कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है इंटरनेशनल, नेशनल और इंडिविजुअल तीनों के लिए। और उन्होंने कहा कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम पत्रकारों के, उन पत्रकारों को स्पेशली अवार्ड देना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम डाल के सच्चाई को लोगों के सामने उजागर किया। और इसमें इस बार दो लोगों को अवार्ड दिया गया, फिलीपींस की मारिया रसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मोलोतोव। इन दोनों को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार, देखिए शांति पुरस्कार है पीस के लिए। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, अपने राइटिंग वर्क के माध्यम से लोगों के बीच में पीस को फैलाया। कैसे फैलाया? इन्होंने करप्शन को उजागर किया, उन्होंने गवर्नमेंट के मिस गवर्नमेंट जो है, कुशासन या गवर्नमेंट की जो शासन की कमियां हैं उसको उजागर किया, और लोगों के बीच में वास्तवता लेके आए। तो ये कुछ इनके बारे में जानकारी है ना। तो ये पढ़िएगा किस तरह से उन्होंने विपरीत हालात में रहते लोकतंत्र व प्रेस की आजादी के लिए काम किया। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये यूपीएससी मेंस में आ जाए और फिर आपको बोले कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आप चर्चा कीजिए, भारत में स्थिति क्या है, दुनिया में स्थिति क्या है। तो आपको फ्रीडम प्रेस इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या चैलेंज इंडिया में, बाकी देशों में प्रेस सामने आए हैं पिछले कुछ समय से। स्पेशली कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि दुनिया भर के देशों ने अपने आप प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक, ताकि जो वास्तविक आंकड़े हैं, कोविड-19 की सिचुएशन है, उसको ज्यादा ना उभारा जाए, ताकि लोगों के मन में सरकार पर की जो है अविश्वास बढ़े। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से इस पूरे सिनारियो में हम इस न्यूज को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस न्यूज में कुछ फैक्ट देखते हैं कि 86 साल के बाद किसी पत्रकार को शांति पुरस्कार मिला है। हो सकता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स का ऑप्शन देते कि अभी तक किसी जर्नलिस्ट को नहीं मिला है, बट इन्होंने कहा कि पहले मिल चुका है जर्मन को, लेकिन 86 ईयर्स के बाद किसी को अवार्ड मिला है, तो एक तो चीज हो गई। दूसरा, ये दो जो लोग हैं, एक तो फिलीपींस के हैं, रसा, और एक रशिया की हैं, एक फिलीपींस की हैं और एक रशिया के हैं। जो फिलीपींस की हैं, उन्होंने राष्ट्रपति रोड्रिगो के शासनकाल में जो ड्रग्स आदि को लेकर मुहिम चलाई गई, जो वहां करप्शन हुआ, उस सब को उजागर किया, और इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक वेबसाइट रैपलर का इस्तेमाल किया है। तो रैपलर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, इन्होंने उस समय की जो नशीली दवाओं का कारोबार है आदि को उजागर किया। हमको पता है कि द्वितीय के समय काफी हद तक फिलीपींस में नशे को लेकर बहुत कड़े कानून अपनाए गए हैं, लेकिन उसके पीछे की जो बैक स्टोरी है वो इन्होंने कवर करी है कि ये क्या किया गया। दूसरा, पुतिन के खिलाफ एक प्रमुख आलोचक हैं मोलोतोव, उनको दिया गया है। इन्होंने 1993 में नोवाया गजेटा नामक एक न्यूज़पेपर शुरू किया, और इससे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको उजागर किया। तो ये सब चीजें इनके बारे में कही गई। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि 59 ईयर्स के बाद किसी रशियन को ये अवार्ड, नहीं सॉरी, 59 ईयर्स के जो मोलोतोव हैं, इन्हें अवार्ड मिला है 1990 के बाद। तो 1990 में गोरबाचोव को अवार्ड मिला था। अभी यदि गोरबाचोव को अवार्ड मिला था तो आपको बताना चाहिए गोरबाचोव कौन है, ठीक। रशिया में एक जमाने में यूएसएसआर नामक रशिया एक संगठन था, और इस यूएसएसआर के अंदर काफी कमजोरियां थी। गोरबाचोव, खुशनेव, इन्होंने अपने समय में रशिया की
पॉलिसीज को ओपन किया, रशिया में लोगों को राइट्स दिए और कहते हैं उसी कारण यूएसएसआर का विक्टिम हुआ। तो ये कोई डेवलपमेंट था, इनके बारे में पढ़िए आप रशियन हिस्ट्री को। 1990s का देखिए, बहुत हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। ये वही समय है जब आपका कोल्ड वॉर का एंड होता है। इसके अलावा फिलीपींस को किसी व्यक्ति को पहली बार अवार्ड मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी भी क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल आया है कि किसी कानून को लेके आंदोलन खत्म नहीं होता है। लेखक ये कह रहा है कि किसी कानून का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। हालांकि किसी कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं, कुछ को तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और कुछ अभी जो है वो बहुत हल्के रूप में लागू हुए हैं। लेकिन जो किसी कानून का मूवमेंट है बहुत तेज चल रहा है। आर्टिकल कहता है कि हम समझ चाहिए कि ऐसी क्या बात जड़ में है कि किसी कानून को लेकर किसान अभी तक रुके हुए हैं और वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आर्टिकल में यह कहा गया कि हमें फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम समझ पड़ेंगी, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं कृषि की, वो समझ पड़ेंगी। पिछले कुछ समय से खेती का आकार कम हुआ है, किसी से लोगों की जो है उनका जरूरतें पूरी होना बहुत मुश्किल हो गई है, खेती कम होती आ रही है, कृषि लागत बढ़ती आ रही है। और एग्रीकल्चर इंडिया का एक ऐसा सेक्टर हो गया है जो कृषि प्रधान तो भारत है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा कृषि में जोखिम लिए हुए है। और ये जोखिम की स्थिति ने बताई कि 2013 से 18 के बीच में खेती से आमदनी कम हुई है और साथ में जो फूड प्रोड्यूसर हैं वो दिहाड़ी मजदूर, डेली वेजेस के लेबर बन के रह गए हैं। ठीक, किसानों की कुल कमाई में अनियमित दिहाड़ी मजदूरी की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इरेगुलर डेली वेजेस की उनके परसेंट ज्यादा है, मतलब किसान खेतीबाड़ी के अलावा अपनी आवश्यकताओं के लिए मजदूरी कर रहे हैं। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के खत्म होने से कृषि क्षेत्र में कामगारों की संख्या बढ़ी है। बिल्कुल सी बात है, कोविड-19 के दौरान नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काफी हद तक लोगों को निकाला गया और उस कारण से एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर हो गई। और जब सरप्लस लेबर हो गई तो उतनी ही एग्रीकल्चर पे लोगों की डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर लैंड तो फिक्स है बट डिपेंडेंट पीपल बढ़ गए और उस कारण से फाइनली उनकी जो आय थी, उनकी जो इनकम थी वो और ज्यादा कम हो गई। तो ये कुछ बातें इन्होंने बोली हैं। इन्होंने एक और बात कहा कि किसानों की जो सुधार लाए गए उसमें एक और कमी थी कि किसानों से भी एडवाइस नहीं ली गई, उन्हें कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया। उन्हें यदि कॉन्फ्रेंस लेते और फिर हम रिफॉर्म्स लेके आते तो शायद वो रिफॉर्म्स ज्यादा सस्टेनेबल होते, ज्यादा टिकाऊ होते, बजाय अब जो स्थिति बन रही उसको लेके। ठीक, आगे उन्होंने कहा है कि किस क्षेत्र में तेज बदलाव हो रहे हैं, इसमें एक ढांचा का बदलाव हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल, और जरूरत है कि हम बड़े इंटरफेरेंस करें। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और यदि हमने इनके ग्रीवेंसेस को, इनकी समस्याओं को एड्रेस नहीं किया तो मे भी पॉसिबल है कि 2/3 जो आबादी इस पर निर्भर है उसके सोशल और पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन या हम कहें कि अनरेस्ट उनमें बढ़ेगा और उसका परिणाम ये होगा कि सरकार को एक बड़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी। तो हमें कृषि के अंदर बुनियादी बदलाव करने पड़ेंगे। कृषि में बुनियादी बदलाव ये हैं कि किसान की आमदनी बढ़े, इसके अलावा किसी में जो सरप्लस लोग लगे हुए हैं उन्हें निकाला जाए और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम एंटर करवाएं। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। आरबीआई की पॉलिसी हमने देखी, उसमें भी आरबीआई भी लगातार जोर दे दी है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े देश के अंदर, और यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़े। एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट की जाए और लोगों को, प्राइवेट लोगों को ईजी लोन मिल पाए। ये सब चीजें यहाँ पे कोशिश की हैं। तो ये आर्टिकल लगभग उसी चीज को मैच करने के लिए कहा गया। फाइनली लास्ट आर्टिकल है कि पत्रकारिता को सम्मान दिया गया है, बहुत जरूरी है और इससे पूरे मीडिया सेक्टर पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मीडिया पूरी दुनिया भर में कंट्रोल मीडिया होती आ रही है, डेडिकेट मीडिया की बात चल रही है, मीडिया में बात चल रही है कि वो भी जिम्मेदार बने, अकाउंटेबल बने। लेकिन अकाउंटेबल बनना मीडिया का और मीडिया का वास्तविकता को ना दिखाना दो अलग चीजें हैं। ठीक, अकाउंटेबिलिटी इस रूप में कि मीडिया गलत चीज ना दिखाए, लेकिन इस रूप में भी मीडिया का अकाउंटेबिलिटी है कि जो वास्तविकता है वो लोगों तक लेके जाए। तो यहां पे इसी दोनों बातों को लेके लेखक ने बात करी है और दोनों जो अवार्ड मिले हैं उनकी तारीफ करी, उन्होंने किस प्रकार से एक मुश्किल हालात में पत्रकारिता को जिंदा रखा। तो ये सब चीजें आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आई होप कि आपसे इसको बहुत फायदा हुआ होगा। मैंने कुछ हिंट दी है आपको चाइना के एंगल से कि भाई वहां पे ज्योग्राफी आपको देखनी है, मैपिंग में एग्रीकल्चर हम लगातार पढ़ ही रहे हैं और एग्रीकल्चर को मैं और आपको डिटेल पढ़ाऊंगा जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो आया गवर्नमेंट का, तो वहां पे बात कर रहा है एग्रीकल्चर के जो फंडामेंटल चैलेंजेस हैं वो बताए जाते हैं, क्या क्या नए आंकड़े हैं। तो अभी फिगर्स तो मत लीजिएगा आप, क्योंकि फिगर हम अपडेट लेंगे इकोनॉमिक सर्वे बजट से, बट कॉन्सेप्ट लगभग ले लीजिए कि फंडामेंटल समस्या क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटी के लिए इस बार फ्रीडम ऑफ स्पीच तैयार करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन की संभावना है इस तरह से जर्नलिस्ट को लेकर। तो ये सारी चीजें आज हमारे डिस्कशन में है। आई होप आपको फायदा हुआ हो। धन्यवाद।